हेडिंग करो फास्ट का टॉपिक 184 थोड़ा इधर देके बोलते स्वैग नहीं आएगा कि एसी का फील नहीं आ रहा चलाने गर्मी लग रहा है तुम्हें क्या बात इसे उस रूम तक आ रहे तुम तक पहुंच नहीं रहा है क्या कितना पड़ेगा बोले हेडिंग करो 184 और इसका नाम लिखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट करें। अच्छा सबसे पहले ये सेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सेक्शन को पहचानना होगा ठीक है पहचानना होगा मतलब ये सेक्शन कब अट्रैक्ट होगा लिखिए ना आप लोग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर तो चलिए शुरू करते एक करके तो गाइस सच में गर्मी लग रहा है अच्छा तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ड्रीम 11 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बोलो क्या तुम्हारे से ड्रीम 11 की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हर मैच जीतोगे तुम 500 रुपए करके हाँ है अब देखो ना बोलो हाँ बोल रहे हो ठीक है पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ तुम्हारा तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो जीतने के बाद वो पैसे क्यों दे रहा है तुम्हें और हारने से पैसे क्यों ले रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है एक तो तुम जब डाउनलोड किए थे एक आया था ना एंड यूजर एग्रीमेंट आई एग्री करके साइन किए हो पढ़े हो क्या लिखा था उसमें तो एग्री कर दिए हो कुछ नहीं पढ़े हो पढ़ लेना कभी ठीक है मौका मिले तो दुनिया में हर एक चीज क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट करने जाओगे तब ये सेक्शन आएगा 184 आएगा तो दुनिया में तो हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग के साथ क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ बोलो क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास करोगे ऑफलाइन क्लास करोगे क्या चीज अच्छा क्या सर्विस देंगे क्या पढ़ाएंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर अच्छा तो दुनिया में हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बात हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले ठीक है तो आज उन लोग के लिए पढ़ने का सेक्शन है ऑल दैट तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हम लोग का स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होता है एमआईएस जो होता है हम लोग का मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ जो हम लोग का होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 10 रुपए दोगे आपका ब्रोकर 70 रुपए देगा इसलिए वो मार्जिन होता है ना 100 रुपए का शेयर हम लोग को मिलता है 10 रुपए में क्यों वो मार्जिन आता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शॉर्ट सेल करते हैं हम लोग शेयर मार्केट में मतलब पहले सेल करने के बाद बाई करते तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दुनिया में हर एक चीज ही कॉन्ट्रैक्ट होता है बट क्या सारा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के एक्सपेक्टेशन के अंदर आएगा ये हम लोग का क्वेश्चन तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ आप लोग के सामने वाकई कुछ मत बोलना बस तुम लोग उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाए थे तो अभी भी चुप ही रहना आंसर पता है तो ठीक है श्रुति आंसर पता है वो हाँ बोल रहा है ठीक है सुन लो क्वेश्चन क्या है अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ये आईपीएल स्टार्ट होने वाला है तो आईपीएल के ऊपर ही दो एक एग्जाम्पल तो बनता ही है क्या एग्जाम्पल 9 तारीख से जब आईपीएल स्टार्ट होगा तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में पर डे एक मैच होता है या 2 मैच होता है मैक्सिमम 2 मैच होता है ना एक दिन में तो 2 मैच मतलब 2 चार का अंपायर ऑनफील्ड अंपायर टीवी अंपायर एक तो 300 और कोई अंपायर रहता है रिव्यू 2 ही लेता है ना मैच में से अलग होता है अंपायर की तो 3 ही रहता है ना 2 ऑनफील्ड रहता है और एक टीवी अंपायर रहता है और अंपायर है और अंपायर नहीं है ना तो आईपीएल में देखना ये फेस ना ऑल्टर होता है अंपायर का जो फेस है देखना ऑल्टर होता है हर मैच में नया नया अंपायर नहीं आता तो ये जो अंपायर है आईपीएल में जो अंपायर मतलब जो खेल को पूरा खेल को ये करेगा तो आपको क्या लगता है कि ये अंपायर को पैसा आईपीएल देता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कि पर मैच आपको इतना करके मिलेगा हाँ या ना आप लोग क्या बोलोगे अंपायर के साथ क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर कि पर मैच आपको इतना करके मिलेगा कितना करके मिलेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ हो तो जैसे आईपीएल खत्म होगा या मैचेस जैसे खेला जाएगा अंपायर का पैसा मिल जाएगा हाँ या ना तो आप मेरा क्वेश्चन यही है कि आईपीएल के साथ अंपायर वालों को कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आईपीएल जो ऑर्गेनाइजर है उसके साथ अंपायर क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जब अंपायर को पैसा मिलेगा फ्रॉम द आईपीएल टीडीएस तो आना चाहिए बिकॉज पैसा 10-20 हजार नहीं होता है आपको क्या लगता है एक मैच खिलाने के बाद 1000 रुपये मिलता है अंपायर को फिगर सर इन लाख समटाइम्स करोड़ ऑल्सो टोटल मिला के तो ये पैसा जब आईपीएल को देना पड़ेगा टीडीएस काटेगा
ऑब्वियसली टीडीएस को काटना चाहिए। इनकम एम्पेयर के लिए क्या इनकम है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, एम्पेयर टू आईपीएल। तो आईपीएल जो पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ही तो हो रहा है ना। क्या 180 एप्लीकेबल होगा, ये क्वेश्चन है। क्या 180 एप्लीकेबल होगा? अमन बोल रहे, अमन नहीं सॉरी प्रेम बोल रहे होना चाहिए। बात बाकी क्या बोल रहे हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरविंद क्या लग रहा है तुम्हें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब्दुल क्या लग रहा है? क्या नहीं बता पाए 194 बोले। हाँ तो ठीक है, अच्छा बात है। कुछ बोले क्या सुधीश, 180 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कौन सा सेक्शन ये अलग दुनिया में खोया हुआ है। सोचो ठीक है। अच्छा गाइस, राहुल तुम बोलो, तुम जो बोलो वही आंसर होगा। क्या 180 होना चाहिए? और अंपायर पे ही है, आईपीएल प्लेयर है। हाँ वो तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पब्लिक का आंसर है हाँ, कृष्णा कुमार का आंसर है हाँ। अच्छा तो सो रही थी ना तुम, तो जागती हो गए थे ना। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आईपीएल का हुआ। ये हम लोग का मैडम निकी, ठीक है। खाना पकाना अच्छा लगता है, बना लेते हो, खाने लायक, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पैशन है कि ऐसे ही टाइम पास के लिए अच्छा लगता है। तो मान लो ये मैडम बहुत अच्छा शेफ बन गया और इसके साथ अरसलान रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैडम, सुन लो ना यार, सुन समझ रहे क्या बोल रहे हो, ठीक है। कि मैडम हर रोज 200 प्लेट बिरयानी अरसलान को सप्लाई करेगा। अरसलान में बिरयानी बिके ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम को हर रोज 200 प्लेट से बिरयानी का दाम मिलेगा, बिके तो भी मिलेगा, ना बिके तो भी मिलेगा। पर प्लेट मैडम के साथ कॉन्ट्रैक्ट 250 करके। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शी इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ अरसलान। ये बिरयानी अपने घर में पकाती है, इनका अलग से एक गैंग है, एकदम फूडीज गैंग, ठीक है। वो लोग बनाता है और बना के वो लोग ट्रांसफर करके अरसलान के लिए अपना दुकान में बेचता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये मैडम को जब पेमेंट मिलेगा अरसलान से टीडीएस कटेगा, अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैडम बोलो टीडीएस कटे, कोर्स काटना है टीडीएस। अरे मैडम अगर शेफ हो जाता है अरसलान का, चीफ शेफ हो जाता है पूरा एकदम नेशनल एकदम पूरा, अब तो एम्प्लॉय हो जाती ना, तब तो टीडीएस काटता। कौन सा सेक्शन 192? कमॉन यार 192 सैलरी कहाँ पे आता है? 192 में आता है ना। अब ये मैडम एम्प्लॉय नहीं है, मैडम अपना सेटअप है। ये मैडम आपके के साथ अब सोच रहे हैं कि फिराज के साथ भी कॉन्टैक्ट करे, आमिना के साथ भी कॉन्टैक्ट करे, ग्रैंड रोल कॉन्टैक्ट, इसका टारगेट है अभी लाइफ में, ठीक है। तो क्या होटल रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं, बहुत जगह रेस्टोरेंट लोग ऐसे ही करते हैं कि अपना किचन को ना डेवलप करके वो लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट से लेके आते हैं। इससे क्या होता है, स्पेस बच जाता है। पहले बात, किचन करोगे तो उसके लिए स्पेस रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय लोग को हायर करो, उसको मेंटेन करो, उससे हटाओ यार, तुम घर से भर के मुझे दे दो, भेज दूंगा, बात खत्म। टीडीएस के 180 में काटना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर मैडम के साथ, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, चलो कर दिन आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, तो पहला एग्जाम्पल क्या था, अंपायर। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, शेफ। थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल बहुत एक तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग का ये प्रेम भाई, मान लो डेकोरेशन में बहुत मस्त अपना कला दिखा दिया, मतलब कोई भी थीम दे दो ये डेकोरेशन करके दे देगा, मतलब बाबूजी का सेट भी दे दो ये डेकोरेशन करके दे देगा। इस लेवल का इसका अभी पहचान हो गया। तो कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है हम लोग का, तो आपको पता होगा कि थीमेटिक पूजा होता है साउथ कलकत्ता मास्टर सब जगह। तो ये भाई साहब को साउथ कलकत्ता का, जैसे कि सूरज संघ हो गया, उसको ये कॉन्टेक्ट किया है कि भाई हम लोग का जो थीम हो रहा है उसका पेंडल का जो सामान मटेरियल लाइटनिंग सब तुम सप्लाई करो। यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। जानते हो ना, पटाखा पूजा का भी देखो तो वो जो बैम्बूज वगैरह जो दरकार होता है, जो भी सामान दरकार होता है, कौन करता है, डेकोरेटर का लोग करता है। कपड़ा वगैरह भी है ना, पैंडल देख के लगता है बहुत आलिशान है, बट बनता तो कपड़ा का ही है या फिर और मटेरियल का बनेगा। तो ये भाई साहब सप्लाई किया वहां पे, क्या सप्लाई किया, कोई कपड़ा वगैरह ना हो गया, ठीक है। तो क्या इसका जो पेमेंट होगा टीडीएस के बाद, कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। दुर्गा पूजा का बजट उतना ही होता है, तो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ हुआ है प्रेम। तो जब तुम्हें पेमेंट करेगा पूजा कमिटी, तब का टीडीएस कटेगा, अफोर्स कटेगा, सेक्शन क्या 180 में काटा जाएगा, फाइन, चलो काटा जाएगा। अरविंद को बचपन से गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, यू वांट्स टू बी अ फार्मूला 1 ड्राइवर। कोई शौक पाले हो गाड़ी चलाने का? गाड़ी चलाने का शौक पाले, लॉन्ग ड्राइव,
4 व्हीलर रेस? ऑडी वगैरह अच्छा ऑडी वगैरह है सब सब देखते हैं। तो देखते रहे ठीक है कोई बताओ ख्वाब देखते हो ख्वाब देखते हो बचपन में मेरा क्या हुआ था वहीं पे शोरूम है अच्छा घर के बाहर सो के वो भी जगह मर्सिडीज वो सब देखती है तो तुम्हारा ख्याल क्या आता था यार मिलना होने का सर अपना ड्राइव करना ऑल दैट तो भाई साहब तुम्हारे पास आज मान लो 10 तो गाड़ी है ऐसा ठीक है तो भाई साहब क्या किया है विप्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि विप्रो का जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है ये भाई साहब अपना गाड़ी दे देगा आप लोगों को जानकारी के लिए बोल दूं जितना सारा कॉल सेंटर हो बीपीओ जिन लोग का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहता है गाड़ी एक भी उन लोग का नहीं रहता है मेरे तरह आपके तरह लोगों का रहते हैं उन लोग को भाड़े पे देता है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बड़ा डैमेज होगा तो तुम रिपेयर करोगे टायर पंक्चर हो गया तो हम रिपेयर कर देंगे ऐसे होता है एकदम पूरा और मंथली आपको पैसे मिलते हैं गाड़ी का ओनर को फायदा क्या होता है यार झंझट खत्म 365 डेज मेरा गाड़ी ऑपरेट होगा पैसा आते रहेगा अच्छा बात है तो विप्रो वाला ये अरविंद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम्हारा 10 तो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं 365 डेज हम लोग जहां चाहे लेके जाएंगे और तुम्हें परमानेंट इतना करके मिलेगा ड्राइवर हम लोग का फ्यूल हम लोग का गाड़ी सब तुम्हारा इसको बोलते ड्राई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ड्राई गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट मतलब गाड़ी पूरा ड्राई करके आपको देगा कोई डीजल विजल नहीं रहेगा डीजल जो भरना है हम लोग भरेंगे समझ में आया तो कॉन्ट्रैक्ट तो लाखों के ऊपर ही होगा 10 तो गाड़ी मतलब पर मंथ तो 4-5 लाख का मिनिमम बिल होगा तो विप्रो वाला जब पे करेगा भाई साहब को टीडीएस कटेगा कटेगा सेक्शन बताइए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अच्छा लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे ठीक है इसको ऊपर एग्जाम्पल ले वॉशिंग के ऊपर ही ले लेते हैं ठीक है ये भाई साहब मान लो डॉक्टर बन गया तो इस सपना देखे तो डॉक्टर बनना है कभी नहीं माइंड एकदम डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी पढ़ते कौन बोला था केमिस्ट्री भी नहीं तो क्या पसंद था अकाउंट्स अच्छा मान लो कि तुम डॉक्टर बन गए मान लो ठीक है और ये भाई साहब कबीर सिंह के बाद नेक्स्ट सर्जन यही बना है जो एकदम बहुत नामचीन है ठीक है तो भाई साहब जो परमानेंट स्टाफ है वो है कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का जो ये परमानेंट स्टाफ है वहाँ का कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट सर्जरी ऐसा करते लगता है एकदम पूरा पार्ट खोल के पार्ट जोड़ दे रहा है इस लेवल का इसका होता है ऐसा बहुत सारा डॉक्टर साहब है मार्केट में जो लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं सुने हो ना एंजियोप्लास्टी फिर आपका जो बाईपास सर्जरी जो होता है वो सब चीज जो लोग करते हैं वो लोग इस लेवल का हाथ का काम होता है मतलब नॉलेज से ज्यादा हाथ का काम ज्यादा होता है क्योंकि आज कॉमर्स का लोग अगर गलत बैलेंस शीट बना दे कि हम मैडम निकी ने अगर कोई गलत बैलेंस शीट बना के सबमिट कर दिया तो क्या होगा पेनल्टी लगेगा फाइन लगेगा और तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम ऑपरेशन टेबल में कुछ गलत काम कर दिए हो तो वहाँ पे कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं है कंट्रोल Z का ऑप्शन है वहाँ पे तुम हाथ निकाल के बाहर निकाल रहे तो फिर से डाल दोगे अंदर इंस्टॉल करके तो नहीं होगा बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा तो डॉक्टर प्रोफेशन में ना ये अलाउड है मतलब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो जॉब भी कर सकते हो क्योंकि जो सर्जेंट होता है सर्जरी के जो स्पेशलिस्ट होता है उसका ऑलवेज ऑन डिमांड रहता है खास करके न्यूरो साइंस जो न्यूरो सर्जेंट होता है जो कार्डियो देखता है इन लोग को तो ऑलवेज ऑन डिमांड रहता है मतलब ये कोई हॉस्पिटल का परमानेंट फैकल्टीज भी है प्लस बहुत सारे नर्सिंग होम में गेस्ट अपियर भी करते हैं क्यों एज पर द नीड वासिफ परमानेंट फैकल्टी है हम लोग का कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का जहाँ उसे सैलरी मिलता है तो 182 फिक्स एकदम पूरा और ये भाई साहब का कॉन्ट्रैक्ट है बेलव्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका और CMRI के साथ 3 हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट है कि हफ्ते में 2 दिन जाके जितना सर्जरी हम करके आएंगे पार्ट सर्जरी मुझे इतना पैसा चाहिए डॉक्टर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर आप प्रोफेशनली अच्छा डॉक्टर हो तो आपको कुछ करने का दरकार लोग आपके पास अप्रोच करें कि आप आइए और मेरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करें क्यों हाँ तो मतलब डॉक्टर आप ही पैसे ही जाता है एकदम क्योंकि एक हॉस्पिटल का रेपुटेशन डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि अभी ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है तो ये भाई साहब को जो ये सब पैसा मिल रहा है तो नर्सिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है ना बेलव्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिशान के साथ हुआ है CMRI के साथ हुआ है तो ये हॉस्पिटल वाला जब इनको पे करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों तो पेमेंट कर रहा है पेमेंट क्या हो रहा है पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ही हो रहा है हाँ यार पेमेंट क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर हो रहा है सीरियस होना चाहिए बस फिगर 3 लाख होगा हार्ट सर्जरी तो 10-20 हजार का तो होगा नहीं फिगर 3 लाख बहुत ही खर्चा है तो इसका भी फीस बहुत हाई है सीरियस कटेगा सेक्शन बता दीजिए तो आप लोग को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होते ही 184 आना चाहिए लगना भी सही चाहिए बिकॉज सीरियस सेक्शन का नाम ही लिखा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर अब लोग सेक्शन का नाम ही लिखो क्या लिखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर तो लगना ही चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा ट्विस्ट इसी के अंदर ही है क्या ट्विस्ट है सर हर एक कॉन्ट्रैक्ट 184 के अंदर नहीं है क्यों नहीं आएगा लॉ बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का क्राइटेरिया है
Is there any criteria to perform the contract? Sir, what kind of criteria you are talking about? I am talking about the professional criteria. मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, तब जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाओगे। ऐसा कुछ बात है? अगर ऐसा बात है तो वो चीज कभी भी 194C में नहीं लेके आना, वो प्रोफेशन में डालना। प्रोफेशन का सेक्शन है 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड रॉयल्टीज। ये सेक्शन आप लोग पीडीएफ में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वहां देखा होगा। 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड रॉयल्टीज। समझ में आया बस? तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर हो आप तो क्या देखा जाएगा आपका कि आप कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, उसके रीजन क्या है, वजह क्या है। ऐसे ही मिल गया कि कोई प्रोफेशनल डिग्री दरकार था। प्रोफेशनल डिग्री कैन बी एनी काइंड ऑफ डिग्री, जिसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो क्या माना जाएगा? तो ये प्रोफेशनल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो वो क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल माना जाएगा। तो ये करके दो बार एग्जाम्पल को रिक्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या नाम था? आईपीएल अंपायर। बोलो आप लोग अंपायर बन सकते हो? गली क्रिकेट में तो अंपायर बन सकते हो। तो गली क्रिकेट में अंपायर कौन बनता है? बैटिंग टीम से कोई जाता है, कोई बनता है, ठीक है। हारा पर बन सकते हो, कोई अंपायर ही नहीं बन सकते हो तुम, ठीक है। हाँ ऐसा लगता है तुम्हें, ठीक है। तो गाइस तुम लोग गली क्रिकेट का अंपायर कर सकते हो, बैटिंग टीम से अंपायर जाता है और तुम बैट करने का जल्दी सब में तुम आउट दे दोगे। ऐसा कभी देखोगे? ठीक है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि अंपायर कौन रहा है, बैटिंग टीम से जा रहा है, ठीक है। उसको अगर बैट करने की जल्दी है तो सबको आउट दे देगा वो, ठीक है। अच्छा, तो आईपीएल का अंपायर करने के लिए आपके पास आईसीसी का है। आईसीसी देखना अंपायर के मतलब बैच रहता है, आईसीसी बोलते हैं। तो कोई भी इंटरनेशनल मैच अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपके पास आईसीसी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप अंपायर बनना चाहते हो प्रोफेशनली तो आपको पहले सीएबी का ट्रायल देना पड़ता है, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद बीसीसीआई का, और फिर फाइनली आपको आईसीसी का सर्टिफिकेशन जाता है। इवन रेफरी जब कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच खिलाता है, देखना फीफा का टैग लगा रहता है, तो फीफा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, फीफा अप्रूवल, मतलब आपको इंटरनेशनल मैच को ऑपरेट कर सकते हो। बहुत सारे गाइडलाइंस होता है, बिकॉज हाई वोल्टेज मैच खिलाना उतना इजी बात नहीं होता है। अब सोचिए इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान में इंडिया में हाई वोल्टेज मैच ऑलवेज होगा, या कोई दूसरा कंट्री इंग्लैंड में हो तो भी हाई वोल्टेज मैच रहेगा। उसमें अंपायर का एक डिसीजन, मतलब एक तो कर्म में अंपायर गाली खाएगा, कोई भी एंड से तो खाएगा, ठीक है, या तो उस तरह से या तो इस तरह का एंड से। अब फुटबॉल अगर आप देखते हो, कोलकाता में हम लोग का ईस्ट बंगाल मोहन बागान का राइवलरी क्लैश चलता है, तो मान लो जीत रेफरी कर रहे हैं ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान का मैच में, ठीक है। कुछ भी हो बेटा, मार तो तुम खाओगे, ठीक है। अगर मोहन बागान जीत गया तो ईस्ट बंगाल नहीं छोड़ेगा, और अगर ईस्ट बंगाल जीत गया तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मतलब पिटना तय है तुम्हारा। नहीं तो तुम्हारा तो सुनने जो मिलेगा तो तुम सुन नहीं पाओगे, ठीक है। हाई वोल्टेज में ऐसा होता है मैच में, ठीक है। तो गाइस इस केस में मैच को अच्छे से खिलाने के लिए बहुत सारा टेक्निक होता है, बहुत सारा चीज होता है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दरकार है। आप बोलोगे सर हम बचपन से मैच खिला रहे हैं, गली क्रिकेट में मैच खिला रहे हैं, नाइट में जो मैच होता है हम लोग पढ़ा, जैसे क्या रूल होता है, सर दीवार पे सीधा जाके तो आउट, ठीक है, ओके, पीछे मारोगे रन नहीं है, अगर ताला में तो सीधा जाके गिरेगा तो आउट, ऐसा रूल खेलो आप लोग, ठीक है। तो गाइस इस तरह का मैच तो नहीं होता है, आईसीसी का अलग मैच होता है। मान लो जो हम लोग का जोफ्रा अच्छा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसका जब एलबीडब्ल्यू अपील होगा, बॉल दिखाई नहीं देता, लिटरली अगर फील्ड में जाकर देखोगे तो बॉल दिखता ही नहीं है। तो उसमें अंपायर कॉल तो बहुत बार सही होता है, सारा टाइम गलत नहीं होता है, बहुत बार अंपायर कॉल भी तो करेक्ट होता है। ऐसा बहुत सारा अंपायर है जिसका 99% डिसीजन करेक्ट होता है, एलबीडब्ल्यू बोलो या कैच के अपील बोलो एंड ऑल दैट। तो ये टेक्निक होता है। हम पूछे थे कि यार 160 स्पीड तो अगर बॉल करे तो वो तो हाथ घुमाने के बाद दिखता नहीं है, तो ये ऐसे अंपायर, वो तो नॉर्मल है। शोएब अख्तर बोल के बोला था, पता है आप लोग को, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है, सबसे दुनिया फास्टेस्ट बॉलर उस टाइम तो उसको माना जाता था। तो एडन में मैच हो रहा था, हम थे देख रहे थे उस मैच को, तो वो जस्ट के लिए हाथ घुमा रहा था ऐसे करे, फिर बॉल कहाँ दिख ही नहीं रहा था, फिर जिधर फील्डर भाग रहा था हमको पता चला बॉल उस तरफ। सचिन उस बॉल में भी सिक्सर मारता था, सहवाग उसमें भी ओवर बाउंड्री मारते थे, और एलबीडब्ल्यू जब कॉल तो सबसे दिक्कत होता है अंपायर उसमें राइट डिसीजन थे। उस टाइम पे डीआरएस भी नहीं था, मैं जिस टाइम में बात करूं उस टाइम पे अगर अंपायर आउट दे दिया, आप कुछ भी करो आप आउट हो। ऐसे बहुत बार हुआ है, राहुल द्रविड़ का बैट पे लगा ही नहीं है, अंपायर ने आउट दे दिया, राहुल द्रविड़ फील्ड छोड़ के आ गया। सचिन के साथ तो बहुत बार हुआ एलबीडब्ल्यू आउट, स्टीव बकनर का अंपायर था वेस्ट इंडीज का, तो सबसे ज्यादा सचिन के साथ उसे क्लैश था, कुछ भी करो एलबीडब्ल्यू आउट था, दिख रहा है बॉल इनसाइड लग नहीं रहा है, फिर भी आउट दे रहा है। अभी तो चलो डीआरएस उस टाइम पे था ही नहीं, तो विराट कोहली का तो सेंचुरी या धोनी का सेंचुरी तो रुक जाता अगर उस जमाने में होता, क्यों? आउट मतलब आउट, बात खत्म।
चलो रूल अलग अलग था, तो आप लोग बोला आमटायर हर कोई बोल सकते कि डिग्री दरकार है, ऐसे से बढ़ के जाए कि आमटायर कोर्स करना चाहिए आमटायर कोर्स करना चाहिए, तो सी कीजिए 194 जे होगा, तो आमटायर का रेफरी का ऑलवेज किसमें बैठेगा 194 जे। या फिर कोई भी मतलब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मैच खिला रहे हो, बास्केटबॉल का रेफरी बोलो या कबड्डी, अभी तो कबड्डी प्रो कबड्डी लीग भी होता है, तो उससे बोलोगे सर वो तो बहुत इजी है, क्या करना है, जो जिसको टच करेगा वो आउट है। लेकिन बहुत बार वो देखना रिप्ले में टच ऐसा लग जाता है, फिर वो ये कर देता है, तो होता है टेक्निक, बहुत सारा प्रोफेशनल टेक्निक दरकार होता है। अभी मैडम का एग्जाम्पल जो शेफ बनी थी, बोलो मैडम को कॉम्पिटिशन में करना चाहिए, आप बोलो मैडम क्या चाहिए आपको, सी कीजिए। तो आपको क्या लगता है अरसलान रेस्टोरेंट जैसा रेस्टोरेंट या आमिनिया ग्रैंड होटल जो भी सब जो नामचीन है, विदाउट डिग्री के अलावा शेफ को ले लेगा? आप बोलोगे हाँ हम शादी में खाना बना चुके हैं, बहुत पॉपुलर है हम गांव में, ले लेगा आपको, ठीक है। बोलेगा होटल मैनेजमेंट की डिग्री दिखाओ पहले, एटलीस्ट बैचलर इन होटल मैनेजमेंट की डिग्री होना कंपलसरी है, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। शेफ तो बहुत दूर का बात है, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए, तो मतलब डिग्री इज इंपॉर्टेंट। तो मैडम 184 जे। और वैसे भी खाना बनाने एक टास्क होता है, एक आर्ट होता है, सबका बस का बात नहीं है, मानता हूँ ना ये बात। टेस्ट जो होता है, अब देख लो बिरयानी बनाने का फॉर्मूला तो सबको पता है, तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करके बना के दिखाओ, वो टेस्ट और आसमान का टेस्ट मैच करके देखो, पता चल जाएगा। तुम बोलेगा हम वही चीज जो डालना था बट वही टेस्ट तो वही नहीं आया, तो होता है सर, इसमें डिफरेंस होता है। तो पहला हम लोग का क्या है, पहले हम लोग का वो आईपीएल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल क्या था कौन सा? अरे ये भाई साहब, ये जो पैंडल बना रहा था, भाई साहब कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो कि बाम्बू कैसे खड़ा करना है, ठीक है, कपड़ा कैसे सजाना है, देख देख के सीखो ना, एक्सपीरियंस बोलो पक्का। डिग्री है, यू हैव अ डिग्री फ्रॉम आईसीए। अच्छा आईसीए की डिग्री है, तो उसका आपके लिए थोड़ी है, आईसीए में टैली सीखा है, तो टैली से कौन सा थीम डेकोरेट करने जाएंगे, ठीक है। और तुम बोलोगे सर्टिफिकेट हर किसी को, स्कूल तो हर कोई गया है यार, काम का सर्टिफिकेट का बात करो, जो काम मिला उस काम का सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल क्या था? कॉल सेंटर का था, डॉक्टर लास्ट था, कॉल सेंटर। अरविंद भाई साहब क्या लंदन से गाड़ी चला के आए हो? तुम्हारा ड्राइवर तो लंदन से आया है, ये सब देसी है, तो बोलो क्या होगा, उसी कीजिए। सर गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यह कार, आपके पास गाड़ी होना चाहिए जो आपका हो, बस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सी कीजिए। सी डॉक्टर का पूछना है कि पता चलेगा क्या होगा, और आप यूट्यूब देख के सर्टिफिकेट सीख जाओगे, ठीक है। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड होता है, दिखाता है? आई डोंट थिंक सो। हाँ अच्छा, तो ग्राफिक्स भी आप लोग टेस्ट कर लेंगे। चैनल बना, आपने चैनल बनाता है ना बहुत बार डॉक्टर बहुत हॉस्पिटल में, तो चैनल बनाना सबको बस का बात नहीं है, पता है क्या है, एक मतलब डॉक्टर तो नहीं बनाते एक्चुअली, तो जो कंपाउंडर है नार्स जो लोग तभी बनाते हैं, एक लोग चैनल बनाया गया बोलते हैं कि उसको तकलीफ भी नहीं होता, और एक दिन चैनल बनाकर पूरा रुला के छोड़ दे, मतलब वो जब खाना पीना अलाउड नहीं होता है, एक्स्ट्रा नजर डालना पड़ता है। तो इसका वीडियो अगर यूट्यूब में अपलोड कर ले तो आपने आपको ट्राई करोगे, जस्ट पुट अ चैनल इनसाइड, ठीक है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो गाइस हम लोग को पता चल गया कि करना क्या है, हम लोग को बेसिकली जहाँ पे डिग्री का दरकार है वहाँ पे 194 जे होगा, जहाँ पे डिग्री का दरकार नहीं है वहाँ पे क्या होगा 194 सी होगा, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल, ये श्रुति इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया, वाह नाम भी मैच कर रहा है, अनुष्का शर्मा का नाम श्रुति था ना उस मूवी में, बैंड बाजा वाला मूवी में, ठीक है। तो ये मैडम मान लो इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया, ठीक है, और ये किससे शादी करा रहा है, सलमान खान का शादी करवाना है, ठीक है, इमेजिनेशन है मान लो, ठीक है। कितना करोड़ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा, कर लोगे, इतना मैन पावर है तुम्हारे पास, सलमान खान का शादी है, ठीक है। अच्छा तो मान लो इसके पास एक 2 करोड़ का शादी का कॉन्ट्रैक्ट आया, शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूशन वेडिंग, डिस्टेंस वेडिंग तो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है, तो कहीं और जगह लेके जाओ एंड ऑल दैट, तो मैडम को 2 करोड़ का पूरा शादी का डिस्टेंस वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो जब ये मैडम को 2 करोड़ रुपए मिलेगा फ्रॉम द जो शादी जिनका हो रहा है, या तो ससुराल वाला देगा या तो कोई देगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ससुराल वाले देते हैं, ठीक है, या तो लड़के वाले जो भी पार्टनरशिप में जो भी दे रहा है, जब आपको इसको 2 करोड़ रुपए जब मिलेगा, सीरियस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, किसी कर लेके नहीं करना चाहिए, कौन सेक्शन होना चाहिए, कीजिए। ये मैडम इवेंट ऑर्गेनाइजर है, कहीं से पढ़ के नहीं सीखा है, ऐसे देख के सीखा है, ठीक है, सीख कीजिए, ऐसा आंसर इज नॉट क्लियर।
क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये पर्सनल नेचर था। शादी का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बिजनेस डील होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट सुनते ही 194 छलांग मत लगाओ, पहले देख तो लो कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसका। पहले बोलो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसके साथ जिसका हो रहा है वो बात नहीं है। मतलब ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हुआ है, वो तो लड़का वाला लड़की वालों ने बुलाया ना इसको। कौन बुलाया? लड़का वालों की लड़की वालों ने बुलाया। सलमान खान बुलाया। अच्छा ठीक है, तो सलमान खान वाले लड़के वाले बुलाया इसका। सलमान खान का 2 करोड़ बजट फ्री होगा, 200 करोड़ होगा। ठीक है, तुम नॉर्मली सोचो, नॉर्मल सोचो, ठीक है। नॉर्मल एक मारवाड़ी फैमिली के साथ ही ग्रैंड शादी, ठीक है। तो लड़के वाले ने तुम्हें पैसे दिया, तो लड़के वाले ने जब पैसा दिया इसका 2 करोड़ का, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? इट्स अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब पर्सनल नेचर का होता है तो ठीक है। लेकिन ये श्रुति जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये अकेले का बस का बात नहीं है। इवेंट ऑर्गेनाइजर क्या करता है पता है? बहुत सारा छोटा छोटा लोग को हायर करते हैं। मतलब ये डीजे वालों को हायर किया, कैटरिंग को हायर किया, तो तुम जब उन लोग को पेमेंट करोगे, मतलब ये जब डीजे को पेमेंट करेगा, ये जब कैटरिंग को पेमेंट करेगा, तब ये रिड्यूस करेगा, बिकॉज वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ जो उनका हुआ है, तो शादी वाला जो हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल, दैट इज अ प्योरली पर्सनल। और पर्सनल से हाँ, ये बात बहुत लाख टका सवाल है। डीजे वाला वो मेरा गाना चला, ठीक है, तो कौन से शो डिस्कस करेगा? बोलो कौन सा वाला, बोलो। आप डीजे अखिल को अगर बुला के लेके आ रहे हो तो वन डे को जियो का जो लोकल डीजे वाशिंग डीजे बन गया। तो पहले बात तो सीधे कटना नहीं चाहिए के हालात देख के, ठीक है। 1-2 शादी की कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब अच्छे। लेकिन अगर वो जो अखिल का जो बात करो उसका बहुत चीज होता है, ठीक है, हाइप है, ठीक है, वो मतलब करोड़ों के ऊपर उसका ये है, और वो प्रोफेशनल डीजे है। ये यूट्यूब देख के सीख गया। कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, गाना के बीच में रोक देना है, फिर कुछ बोलना है, फिर डीजे हो गया, ठीक है, करना है। तो इसको डीजे काटना ही नहीं चाहिए, कैश में लेना चाहिए। फिर भी भाई साहब फॉन्टर्स को लेते तो 1 को सीखो वीडियो। कैटरिंग वालों को बुलाओ, कैटरिंग वालों को क्या करना है, सीखिए। क्यों सर? वो तो मतलब लोग को हायर करना पड़ता है, कुक को हायर करो, जो लोग कैटरिंग सर्विस करेगा उसको हायर करो, और ऑल। अच्छा शादी ब्याह में डेकोरेशन करने भी तो लोग आएगा। हमारे इससे आ गया सेक्शन कौन सा होगा? सी कीजिए, मोस्ट ऑफ द केस सी नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो क्लाइंट का डिमांड था कि अरिजीत सिंह आके मुस्कुराने के बजाय तुमको गाना गाएगा। होता है बहुत लोग का गाना, ठीक है, कि दूल्हा दुल्हन का जो इंटरव्यू था अरिजीत सिंह गाना गाएगा। अरे पैसे तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अरिजीत सिंह को मैडम ने बुला लिया, सोर्स से मैडम को सब सोर्स है। अरिजीत भाई को जब पे करोगे तब क्या करोगे? बोलो अरिजीत सिंह। सर ये तो कोई स्कूल से सीख के तो नहीं किया है, जो कि अपना टैलेंट है, बट वो अपना ब्रांड बना चुका। हर एक जो आर्टिस्ट है वो अपना ब्रांड बना चुका। तो आर्टिस्ट को जब भी पेमेंट होगा तो 194 यही होगा। डिग्री क्या है? वो लोग खुद एक डिग्री है, वो अपना जॉनरा बना चुके। मतलब जितना दुख दर्द वाला गाने अरिजीत सिंह ही होगा। ये तो अभी जॉनरा बन गया ना बॉलीवुड का एकदम पूरा। भाई साहब लगातार कितना साल से, 2012 से तो आ रहा है ना। 2011 में उसको मर्डर 2 उतना पॉपुलर नहीं था, बट 12 से आशिकी सी उसका जर्नी स्टार्ट टिल 2022-21 तक इसका सुपर डुपर हिट, मतलब स्टारडम अभी पकड़ के रखा है भाई साहब, ठीक है। तो जो भी ये ब्रांड बना चाहे अपना। अच्छा एंकर कपिल शर्मा एंकर है, कृष्णा सुदेश एंकर है, मनीष पॉल एंकर है। ये सब एंकर जब आएगा तो कौन सेक्शन होना चाहिए? ये सब होता है, मतलब जितने एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ना, एक इवेंट में सब लोग रहते हैं। जैसे कि फिल्म फेयर, अब फिल्म फेयर जब होस्ट करेगा तो कोई तो शाहरुख खान साहब भी होस्ट करता है, करण जौहर भी होस्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम कौन किया था? लास्ट टाइम किया था वरुण, और ये किया था ना सर? नहीं, लास्ट वाला जो आसाम में जो हुआ था, खुराना किया था डी घोषल। मतलब जो टेलीकास्ट नहीं हुआ, जो मतलब कोरोना से पहले जो हुआ था आसाम में, अपर शक्ति। अच्छा तो जो भी है, शाहरुख खान साहब भी तो बहुत बार किया है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफर। तो शादी में कॉन्सेप्ट होता है प्री वेडिंग शूट। बोलो हम लोग का ये जीत बन गया, प्री वेडिंग फोटोग्राफर। सबको फोटो लेते चल रहा है, ठीक है, सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। यस बोलो सर, कहाँ से रिलीज करना है? अच्छा इसका फीस है 1 लाख रुपए पूरा एकदम, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला? मेहंदी से लेकर विदाई तक, मतलब प्री वेडिंग से लेकर विदाई तक सारा मोमेंट कैप्चर करेगा।
तो भाई साहब मजे में मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, विद टीम। हाँ भाई साहब बोलो, सेक्शन कौन सा काटे टीडीएस का? तो शादी वाला कौन सा सर्टिफिकेट मांगता है, क्या मांगता है, कहाँ से क्या फोटोग्राफी? अरे डब्बू रत्नी का नाम सुने हो? कौन है भाई साहब? बॉलीवुड का वही पता कर लेना, पता चल जाए कौन है, ठीक है। वही प्री वेडिंग शूट करते हैं, उसको पता है फीस कितना है प्री वेडिंग शूट का? 2 करोड़ रुपए। 2014 में उसका फीस था 2 करोड़ रुपए। ऐश्वर्या राय का शादी का बोलो या सैफ अली खान का शादी का बोलो, सब वही किया है। तो ये भाई साहब जो 2 करोड़ रुपए लेता है, तो मेरे मन में एक सवाल था, खींचेगा तो फोटो ही, ठीक है, तो फोटो कौन सा लेंस से खींचेगा? वही डीएसएलआर से खींचेगा, ठीक है। 2 करोड़ क्या है? तो जो उस लाइन पे थे, एक बंदे से जान पहचान है थोड़ा, वो टॉलीवुड फोटोग्राफी करता है, बोला डब्बू रत्नी का जो पैसा लेता है वो इसलिए लेता है, वो एक स्टोरी बनाता है। एक मतलब ऐसे अभी तुम लोग फेसबुक पे देखना, बहुत लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं, कुछ नहीं करता है, पोज देता है और पीछे गाना बैकग्राउंड प्ले होते, बस वही है, कुछ स्टोरी वोरी कुछ नहीं है। हाँ, बहुत लोग पहले पहले 2-4 स्टोरी वाला पोज देता है, बट डब्बू रत्नी का स्टोरी रहता है, एकदम स्क्रिप्टेड रहता है इस चीज, तो बात उसी का लेता है। तो फोटोग्राफर एक प्रोफेशनल है, बिकॉज प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही माना जाता है। तो फोटोग्राफर का डिग्री डिप्लोमा नहीं देखते, एक्सपीरियंस ही देखते हैं। तो फोटोग्राफर को 184C में हम लोग नॉर्मली पेमेंट करते हैं, बट अगर आप बोलोगे नहीं इसका चैनल पे काम करने का एक्सपीरियंस है, नेशनल ज्योग्राफी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर चुका है कभी कभार, तो 184 होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ, फाइनल अल्टीमेट, हाँ हाँ, तो ब्रांड में 184 होगा, ठीक है। ब्रांड मतलब जान पहचान। मैं 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस। आप नेशनल ज्योग्राफी में तुम जगह जाओगे उस शहर में काम करने के लिए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन दरकार नहीं होता। क्या दरकार होता है? तुम्हारा खींचा हुआ फोटो उन लोगों को भेजना पड़ता है, पोर्ट्रेट कितना लियो, लैंडस्केप कितना लियो, स्टोरी क्या है, ऑल दैट, ये सब चीज दरकार होता है। तो anyway, कुल मिला के बाद ये हुआ हम लोग का कि अगर आपको टीडीएस काटना है तो 2 चीज देखना। क्या देखना है? कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? अगर ऐसा है तो 194J करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो 194C। समझ लोगे? हाँ या ना? पक्का? हाँ, कैश कैश पेमेंट में नो टीडीएस, तो हाइड हो जाएगा ना पूरा। बट तुम अगर बिजनेस में कैश पेमेंट करोगे तो तुम्हारा डीजल एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, तो तुम कैसे करोगे? समझ लोगे? अरे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक सिंपल सा सवाल, उसके बाद हम लोग जाएंगे। 3 इडियट मूवी तो हम लोग सब देखे होंगे, काफी बार देखे होंगे। तो उसमें जो रणछोड़ दास को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फुंगशुकू का नहीं, रणछोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो हाइड्रल प्रोजेक्ट का, हाईवे टेंडर का, जावेद जाफरी जो था उसमें, तो कौन से सेक्शन में टीडीएस काटना चाहिए उसका? जे की सी, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था कि तुझे ये डिग्री कॉन्ट्रैक्ट मिला डिग्री के बेसिस पे, आईसी का डिग्री, वो तो कोट एंड कोट लाइन था कि तुझे हाइड्रा प्रोजेक्ट मिला है, मेरा उसका डिग्री के, तो मतलब डिग्री मतलब 194J। तो 3 डेज में सब जे सी लेके डिस्कस नहीं हुआ था, अगर उसमें टैक्स एस्पेक्ट डालते तो 194J, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हम तो सवाल लेंगे। अच्छा, और एक फनी एग्जाम्पल है, बोलू, ये फनी एग्जाम्पल हुआ था 2019 में। 2019 में ऐसा सिस्टम आया था मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था खास करके कि कोलकाता में जितना दुर्गा पूजा होता है, हाई बजटेड दुर्गा पूजा जो होता है कोलकाता में, उनमें जो पंडित लोग जो पूजा कराते हैं उन लोग को भी टीडीएस काटना है। जैसी ये बात आया, दीदी बहुत ही गुस्सा हो गए। दीदी बोले हम नहीं करने देंगे, ऐसा रूल नहीं होता है, नहीं होता ऑल दैट। लेकिन मैडम फनी डायलॉग दे रहे थे, बिकॉज इनकम टैक्स सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अगर कोई रूल बना देगा तो स्टेट कितना भी चिल्ला ले, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या? इनकम टैक्स का रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा एक डिबेट हुआ। फिर हम लोग का जो न्यूज चैनल है, आपको तो पता ही है ये लोगों का काम क्या है, जैसे न्यूज आया तो हम लोग का बेंगोली न्यूज एंकर सुमन दा एंड टीम ने बहुत सारा एक टॉक शो बना लिया, जहां पे उन लोग का टीम मैनेजमेंट जा जाके पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? जो भाई साहब अगरबत्ती बेचता है उसको जगह बोल रहा है कि आपको पता है नेक्स्ट टाइम से आपको टीडीएस काटा जाएगा। तो वो बोल रहा है कि नया ब्रांड है क्या अगरबत्ती का? ऐसा बात है, आप तुम अगरबत्ती बेचने को वाला पूछोगे भाई टीडीएस काटेगा, तो क्या रिप्लाई करेगा? चलो ये तो ठीक था। फिर जो ढाकी होता है, जो ढाक बजाते हैं पूरा 4 दिन का नॉल दैट, तो वो लोग तो आते हैं गाँव से और कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, किस्मत से उन लोग को मिल गया 2-4 दिन आता, तो जाके बोल रहा है कि आपको टीडीएस काटा जाएगा। आपको पता है
तो ढाकी को पता है कि ये ढाक है, ठीक है, ये पूजा है और हम लोग ढाक बजा रहे हैं, तो लोग ऐसे ही पता है, ठीक है। अब टीडीएस का चक्कर बोलोगे तो चीज समझ में नहीं आएगा। फिर इनकम टैक्स बोला कि देखिए हम लोग ऐसा नहीं बोले। अब ऑपोजिशन वालों ने और इसको तड़का दे रहा है क्या, कि बॉम्बे में जो गणपति का पूजा होता है उसमें टीडीएस काटता है। अब कौन देखने जा रहा है, तो गणपति के बॉम्बे में बहुत जोर शोर से पूजा होता है उसका, तो बोला तो दुर्गा पूजा में टीडीएस क्यों नहीं काटेगा। साउथ में जो तिरुपति बालाजी का जो साल में एक बार जो पूजा होता है उसमें भी काटा जाता है, तो दुर्गा पूजा में क्यों नहीं है। ये देव देवी ना दिखता नहीं है, चलो ठीक है, अगर दिख जाता ना तो सबका टीडीएस यही लोग काट लेते हैं। यार कम से कम इन लोग को तो छोड़ दो यार, मतलब इन लोग को भी कॉम्पिटिशन पिला दो, गणपति जी वर्सेस दुर्गा माँ वर्सेस हम लोग का वो ये तिरुपति बालाजी, कंपटीशन इसके अंदर मत करो, पॉलिटिकल से कुछ भी करोगे। तो इनकम टैक्स बोला देखिए हम लोग का वो नहीं था, हम लोग का सिंपल प्ली था कि एक दुर्गा पूजा कमेटी का बजट होता है 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए। किस लिए होता है, थीम जो सोचता है उसका एक पैसा होता है, जो पैंडल डेकोरेट करता है उसका एक तो होता है, और किसका होता है, और जो पूजा में सामान देते हैं उन लोग का होता है। मैं इन लोग के लिए बोला था, खाली पंडित जी को टारगेट भी क्यों करो, पंडित जी को मिलता है कितना जो टीडीएस काटे, 4 दिन में पंडित जी को मिलता ही कितना है जो टीडीएस काटने। हाँ, वो जो दान पेटी का सामग्री था वो तो पंडित जी का हक है, उसमें टीडीएस कौन काटने जाए। होता है ना, वो विसर्जन का टाइम बहुत सारा साड़ी देते हैं, बहुत लोग देते हैं, तो पंडित जी का खुद का होता है, तो उसको थोड़ी टीडीएस काटने जाएगा। फीस जो पंडित जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पूजा कमेटी के साथ, तो इनकम टैक्स बोले देखिए हम लोग ऐसा नहीं बोले, न्यूज वाले ने इसको आपकी तरफ फैला दिया और फालतू कंफ्यूजन क्रिएट किया। सच में 2-3 दिन फालतू का चर्चा किया था। तो मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है यहाँ पे, अगर मान लो ऐसा रूल बन जाता कि मौलवी साहब, पंडित जी, जो भी जो धर्म का जो धर्म गुरु है, उन लोग कोई भी ओकेशन पे अगर टीडीएस काटना है तो सेक्शन कौन सा होगा, 184 सी कि 184 जे, क्या लगता है सेक्शन कौन सा होगा, 184 सी कि 184 जे। पंडित जी सोच समझ के बोलना, ठीक है। पंडित जी कौन सा डिग्री करेगा, अरे सुनो बात सही है एकदम, पूरा डिग्री तो जरूरी होता है, तो पंडित जी का डिग्री होता है, हाँ सर पंडित जी का डिग्री होता है। जैसे कि हर एक धर्म का एक रिलीजन स्टडी भी होता है, जैसे मौलाना बनना पड़ता है, मुफ्ती जो मुस्लिम रिलीजन में तो उनके लिए मदरसा होते हैं। तो हिंदुइज्म में मुझे जितना पता है टोल का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे संस्कृत सिखाया जाता है, आचार्य बनना है ना, और उसको डिग्री भी होता है। तो अगर आप चंडी पाठ जो होता है दुर्गा पूजा में 4 दिन जो करना पड़ता है, 4 दिन या 2 दिन शायद करना पड़ता है, तो संस्कृत अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में चला के आप चले जाओगे, ऐसा नहीं हो, तो पाठ करना पड़ता है, ठीक है। दुनिया जितने इम्पोर्टेंट बात है ये करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में लिए आपको तो नॉलेज होना चाहिए, संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर पंडित जी अगर 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 इन लोगों को टीडीएस के भी अप्लाई होता तो 184 जे ही होना चाहिए। तो विदाउट डिग्री पंडित नहीं बन, और भी तुम पंडित जी बन जाओगे। अगर तुम मान लो तुम पंडित हो, सीखो कहीं से भी, पूजा करना आता है, कहाँ सीखो। अच्छा, तो तुम कहीं भी पढ़े लिखे नहीं कि उसके ऊपर टैली पढ़ रहे हो, तुझे पढ़े नहीं पढ़े तो चलो। हाँ मेरा चाचा का लड़का तो पढ़ता है, तो आज बोला कहाँ की कौन सा, हाँ नवद्वीप, हाँ टोल है तो होता है पंडित जी का शिक्षा होता है, ठीक है। चलो हाँ वो पूरा 6 फुट 5-6 होगा शायद। कौन कितना तुम्हारा सीएनसी था तो तुम तो उछाल क्यों रहे थे, एमआई थोड़ी था तुम्हारा। कहाँ चांस गिरने का, तो मार्केट तो आप ट्रेंड जा रहे हैं भाई। इंडियन देखो, इंडेक्स अगर 200 पॉइंट गिरता तो तुम्हारा डिसेंट साइड है, जब बढ़ रहा है तो तुम लोग पहचान लोगे तो पहले बोलो प्लीज यार। जीत पहचान लोगे, क्या पहचान लोगे, क्या बेसिस पे, क्या परसों। हाँ
ये हम लोग 5 सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तो क्या क्या सवाल? हम्म? 11 सवाल है। और है मतलब 11 सवाल है। बेटा सीएनसी में था तुम्हारा, तुम मिशन से कर रहे हो। रिलायंस बड़ा हट रहा है, बेच रहे लोग क्या उसको? कम नहीं हुआ? आज ही 10 रुपये कम हो गए। सब लोग कटेगा, 2 जन को छोड़। कौन सा 2 जन? इनिशियल अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, तेई कौन है? रेसिडेंट पेई। ओके, स्लिंग लिमिट क्या है? देख रहे हो मेरे साथ साथ? स्लो हो रहा है डेटा, जा रहा है। हो गया? यस, whichever is earlier। ए हो गया ना ये वाला पार्ट? अच्छा, कब 1% कटेगा, कब 2% कटेगा, ये डिसाइड करेगा आप जिनको पे कर रहे हो वो। लास्ट प्लीज। अच्छा, क्या बोल रहे हैं हम लोग? एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी, सॉरी, अच्छा 1% 2%। तो 1% कब लेना है? अगर आप जिनको पेमेंट कर रहे हो, आप जिसको पेमेंट कर रहे हो, अगर वो इंडिविजुअल हुआ या हिंदू माइंडेड फैमिली हो तो 1% इट इज काटना। देखो 1% 2% पीआर के ऊपर डिसाइड नहीं होता है। 1% 2% डिसाइड होता है कि पेई कौन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 1% 2% डिसाइड क्या होता है कि पेई कौन होता है। पीआर कौन है इसके ऊपर डिसाइड नहीं होता। मतलब आई एम एन इंडिविजुअल, मैं किसी को पे कर रहा हूं, मेरा टैक्स रेट होता है, टीडीएस काटना चाहिए। दोस्तों आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल कभी टीडीएस नहीं काटेगा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है।
क्या इंडिविजुअल कभी टीडीएस नहीं काटेगा? काटेगा। इंडिविजुअल टीडीएस काटेगा, ऑफकोर्स कटेगा। कब? जब उसका टैक्स रेट होगा तब। तो अगर इंडिविजुअल का टैक्स रेट होता है तो टीडीएस काट लेगा पक्का। तो आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई एम मेकिंग पेमेंट टू अ कंपनी। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मैं कंपनी को पेमेंट करता हूँ, टीडीएस काटना है। अगर मैं टैक्स रेट हुआ तो टीडीएस काटना है, ऑफकोर्स काटेंगे। रेट कौन सा होगा? जिस पेयर कौन है ये मैटर नहीं करता है, पेई कौन है ये मैटर करता है। हम कौन डजंट मैटर, मैटर है हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, वो कौन है। हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं क्या वो इंडिविजुअल है कि कंपनी है? रेट बताओ। और पैसे की 2%, 2% याद रहेगा। आप जिसको पे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर मान लो आईसीए किसी इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या एसी को रिपेयर करने का, टीडीएस तो होगा। रेट कौन सा होगा? क्यों? आईसी तो कंपनी है, सामने वाला क्या है तो 1%। तो पेयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज व्हाट? इम्पोर्टेंट इज पेई। पेई कौन है ये इम्पोर्टेंट है, पेयर इम्पोर्टेंट। मुद्दे में जा रहा है? हाँ ना, समझ रहे हो? तो गाइस इस तरीके से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब ये 1,30,000 इसके ऊपर ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट हम लोग को समझना है। अगर सिंगल बिल कंसिडर कर रहे हो तो उसका बिल अमाउंट अगर 30,000 हुआ, आई रिपीट गाइस, अगर सिंगल बिल कंसिडर कर रहे हो और इस बिल का वैल्यू कितना हुआ 30,000 तक हुआ, नो टीडीएस। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ मोर देन 1 बिल आता है मतलब प्रोग्रेसिव पेमेंट हो रहा है, मतलब 1 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर के अगर थोड़ा काम कर रहा है बिल बेच रहा है, थोड़ा काम कर रहा है बिल बेच रहा है, तो प्रोग्रेसिव पेमेंट हो गया ना। तो अगर आपका प्रोग्रेसिव पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव पेमेंट हो रहा है, तो टीडीएस काटेगा, काटेगा तब वो टोटल बिल को ऐड करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। मतलब जितना बिल इशू हो रहा है सबको टोटल करो। अगर वो सबको टोटल करके सडन अगर 1 लाख रुपए क्रॉस कर जा रहा है टीडीएस आएगा, ऐसा एज पर द नियम। बट प्रैक्टिकली हम लोग फॉलो कैसे करेंगे वो हम लोग को देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास 194C का बातें को जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को डील हैंडल विद केयर अच्छे से हैंडल करिए, क्योंकि टीडीएस आप लोग को अच्छे से पढ़नी, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ। ये 5 लाइन पढ़ाने में मुझे 5 मिनट लगता अगर आपको ये 5 लाइन पढ़ा देता, बट आपको उससे क्या पता चलता? इंफॉर्मेशन पता चलता कि रेट कितना है, लिमिट कितना है। लेकिन आज आपको पता है कि टीडीएस क्यों काटना है और कब 194C लेना है, कब 194J लेना है और कब टीडीएस लेना ही नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी टीडीएस नहीं लेना। कब बोलो? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी कब टीडीएस नहीं काटना है? जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर होगा, मतलब समझ रहे हो ना। जब कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? पर्सनल, मतलब आप पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट किए हो, मतलब आपका बिजनेस नेचर नहीं था, कोई शादी ब्याह बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, जब पर्सनल नेचर रहेगा, टीडीएस की नो टीडीएस, नो टीडीएस। अब पर्सनल और प्रोफेशनल समझ में आता है ना। मान लो ऑफिस ने अपना स्टाफ के लिए पार्टी अरेंज किया, एनुअल मीट बोल के, और इवेंट मैनेजमेंट को बुलाया, तो पार्टी में खाना पीना सब कुछ था एंड ऑल दैट, तो क्या ये टीडीएस के लिए एलिजिबल होगा? ऑफिस पार्टी का टीडीएस के लिए एलिजिबल होगा? बोलो नहीं, ठीक है। ऑफिस पार्टी का टीडीएस के लिए एलिजिबल होगा? ऑफिस पार्टी टीडीएस के लिए एलिजिबल होगा। फैमिली को लेके नहीं आ रहे मैडम, ऑफिस वालों के लेके कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ आवर ऑफिस ये ना टास्क ना, हाँ डिसीजन है, क्योंकि तुम लोग काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए हो। अगर तुम लोग को रिफ्रेशमेंट में नहीं दूंगा तो कल रिजल्ट या तो रिजाइन करोगे या तो ऑफिस से छुट्टी मारोगे। तो आप लोग को रिफ्रेशमेंट का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, ये हर कंपनी करता है। जब एमएनसी में देखोगे तो एमएनसी में देखना वीकली, मंथली, कोई प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद या तो टीम डिनर पे जाता है या तो कहीं पे जाकर अपना खुद का पार्टी कर लेता है, होता है ऐसा। ये टोटली पर्सनली प्रोफेशनल नेचर का होता है, बिकॉज वहां पे कोई पर्सनल गेस्ट नहीं आता है। डायरेक्टर अपना लड़का लड़की की शादी के लिए पार्टी शुरू करेगा, वो पर्सनल हो गया। लेकिन डायरेक्टर अपना ऑफिस स्टाफ को लेकर पिकनिक करेगा, डीजे वीजे बुला के डांस वांस करेगा, तो खर्चा ऑफिस से खाता में लिखाएगा। क्या अपना शादी का खर्चा आप ऑफिस से खाता में लिखाओगे? तो शादी करने में इतना खर्चा हुआ, ऑफिस का खर्चा डाल तो सकते हो। ऑडिटर के साथ क्या करेगा? ड्राइंग्स, ठीक है, फर्स्ट तो खर्चा है ना।
आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हो 2 लाख का फॉर योर ओन शादी पर्पस, और एंट्री कर रहे हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैलेंस शीट पे दिखा दिए हो। ऑडिटर को पूछेगा कहाँ का इन्वेस्टमेंट, तुम बोलोगे भाई शादी का जो शगुन के लिए होता है ना उसका ज्वेलरी, ठीक है। तो ऑडिटर बोला ठीक, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर, और एंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ड्राइंग्स टू बैंक होगा। तो हट गया, खत्म। तो वो पर्सनल नेचर उसको बोलते हैं। जिसका खर्चा बिजनेस खाते में लिखा जाता है, जेन्युइनली लिखा जाता है, वो होता है आपका प्रोफेशनल इन नेचर। समझ आया? नहीं आया? तो ऑफिस पार्टी कहाँ जाएगा? सीटीसी खाते में जाएगा। लेकिन आप खुद का शादी के लिए बुलाओगे तो मतलब 10 करोड़ का बजट है आपका शादी का, सवाल अलग, अच्छा बात है। फिर भी पर्सनल तो अमाउंट मैटर नहीं करता, नेचर मैटर करता है। तो आप सीटीसी ही काटना जब उसको पे करोगे, किस बिजनेस से काटोगे? आप बिजनेस के लिए थोड़ी कॉन्टैक्ट किए। क्लियर? याद रहेगा, ये 1,30,000 का ट्विस्ट एंड टर्न खेलना है हम लोग को, ठीक है? हम लोग खेल लेंगे, कोशिश नहीं, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। तो कब मिल रहे हैं हम लोग? हम लोग मिलेंगे परसों। परसों वोट नहीं है ना? चलो मिलते हैं। हाँ हाँ, बात तो भी चला गया सिलेक्शन ड्यूटी। बाइक लेके आ जाओ, लाइसेंस है तुम्हारा? हाँ, मेरा बाइक तो नाम किसका है?